हेलो दोस्तों, बहुत दिनों के इंतजार के बाद जीविका परियोजना में एक ब्लॉक लेवल का वैकेंसी आई हुई है, जिसका डिटेल्स मैं बताने जा रहा हूँ। इसमें सबसे पहले ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का वैकेंसी आई हुई है, लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट की वैकेंसी आई हुई है, एरिया कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी आई हुई है तथा अकाउंटेंट की वैकेंसी आ रही है, ऑफिस असिस्टेंट की आई हुई है तथा कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर जिसको सीसी हम लोग बोलते हैं उनका भी वैकेंसी आई हुई है। उसके बाद में ब्लॉक आईटी एक्जीक्यूटिव का आ रही है। तो इस तरह से इसमें बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है। सबका क्राइटेरिया बांटा गया है और इसका क्या क्या है नियम, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्या काम है उनका, ये सभी चीज़ों को आप लोग को एक एक करके बता दे रहा हूँ ताकि किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो आइए हम आप लोग को ले चलते हैं। एक इसको हिंदी ग्राफ बनाया हूँ, इसी में हम आप लोग को बता रहे हैं। चलिए तो बता रहे हैं। यहाँ पे विज्ञापन है, विज्ञापन दिया हुआ है। विज्ञापन 2025 का ये विज्ञापन आया हुआ है और बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति के तत्वाधान में है। तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो डिटेल्स हम लोग जानेंगे। डिटेल्स है कि अपने कैरियर को ग्रोथ करने के लिए बिहार जीविका क्या है उसके बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। और 534 ब्लॉक के 38 जिलों में लागू है यह, तथा 1.3 करोड़ ग्रामीण परिवारों को 10.47 लाख महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जोड़ा गया है तथा अभी तक 69,257 ग्राम संगठन पूरा बिहार में है तथा इसका 1646 CLF है जिसको संकुल स्तरीय संघ बोलते हैं। 11,000 करोड़ की निधि बनाई गई है तथा 35,000 करोड़ से अधिक की राशि बैंक दिया है इसको। यह बिहार के मतलब चेहरे पर चमकता मुस्कान है। इसलिए आइए हम थोड़ा सा इसमें कौन कौन से पद आए हैं इसको हमने थोड़ा हिंदी ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले BPM का पोस्ट है, BPM का पद है जिनका वेतन 36,101, जो नए बहाली होंगे उनको 36,101 मूल वेतन होंगे। अन्य लाभ को छोड़कर, अन्य लाभ इसमें बहुत हैं, जैसे BPM को गाड़ी मिलती है, TADA मिलता है, बहुत सारी चीज़ मिलते हैं। इनका कुल पद है यहाँ पे 73 गो है और सामान्य श्रेणी में 28 गो, EWS में 7 गो, EBC में 12, BC 9 तथा WBC 1, SC में 11, ST में 0 तथा इसमें बैकलॉग रिक्ति भी यहाँ पे दी गई हुई है। इसको भी देख लेंगे। EBC 1, BC 1 तथा जितना भी श्रेणी दिख रहा है ना, सभी में महिला आरक्षण लागू है। महिलाओं का आरक्षण 35% होता है, वो लागू है। दिव्यांगजनों के लिए भी यहाँ पर विशेष आरक्षण है तथा स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोतों के लिए एक पद सुरक्षित है। अब आइए हम BPM के लिए योग्यता क्या है। तो योग्यता में हम देखेंगे कि किसी भी प्रकार, किसी भी यूनिवर्सिटी से स्नातक होनी चाहिए, ठीक है ना, स्नातक होना चाहिए और साथ साथ कार्य अनुभव भी होना चाहिए। कार्य अनुभव मतलब जीविका या अन्य क्षेत्रों में होना चाहिए। इसका उत्तरदायित्व, इसका मतलब मुख्य काम क्या होता है BPM का, तो ये भी हम बता दें कि ब्लॉक स्तर पर जितने कर्मचारी होते हैं, चाहे वो 15 हो 20 हो, जैसे AC, CC, ऑफिस असिस्टेंट, MIS एक्जीक्यूटिव जितने भी हो, सबका नेतृत्व करता BPM को बनाया गया है। BPM को सारे गतिविधि का जांच करना रहता है और रिपोर्टिंग पर्सन है और इन्होंने जिला में रिपोर्ट करते हैं। सभी सरकारी विभाग, बैंक, नागरिकों के साथ, बैंक तथा समाज के साथ, बाहरी संस्था के साथ कोऑर्डिनेशन बनाना इनका, वित्तीय प्रशासनिक कार्यों में भी कोऑर्डिनेशन बनाना इनका मुख्य कार्य तथा क्षेत्र भ्रमण के लिए इनको गाड़ी दी जाती है, ठीक है ना। तो ये भी इनका मुख्य काम हो गया। इस तरह से इनका टोटल पद हो गया यहाँ पे 73 आया हुआ है। चलिए इसके बाद हम लोग लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट का देखेंगे। तो लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट ये भी बहुत ही आकर्षक पद माना जाता है। तो इसमें 235 पद के लिए आया है और इसमें भी ये सभी आरक्षण है। सामान्य जाति के लिए 78 है, EWS 20, EBC 37 तथा BC के लिए 23 पद है और SC ST के लिए भी 64 और 3 पद है और महिला आरक्षण जितने भी है सब में लागू है और दिव्यांगजनों के लिए भी है तथा नाती पोतों के लिए, स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोतों के लिए 4 सीट इसमें अवेलेबल है। और इसकी पात्रता देख लेंगे, इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो इसमें PG डिग्री होना चाहिए, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। इतना सारा जितना भी दिख रहा है ना, कोई भी कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, बागवानी, होटल, ग्रामीण, जितना चीज़ है ना, इतना सारे सब्जेक्ट देख रहे हैं ना, सभी पर किसी भी क्षेत्र में BBA, कृषि, अनुपालन, डेयरी, मत्स्य, सब में एक मतलब किसी एक विषय में आपका PG होना चाहिए। और इनका मुख्य काम क्या होता है, इनका मुख्य काम होता है कृषि, पशुपालन, मधुमक्खी तथा मत्स्य से संबंधित जितने भी SHGAV स्तर पर काम होता है सब में लागू करवाना होता है और उसको इम्प्लीमेंटेशन करना रहता है। समुदाय स्तर पर कैडरों का चयन करना, प्रशिक्षण करना, ठीक है ना, विलेज लेवल लाइवलीहुड प्लान तैयार करना, SHG परिवारों की वर्तमान आजीविका भविष्य की संभावनाओं का विस्तार करना, ये सब इनका काम होता है। चलिए ये भी आकर्षक पद है, बहुत ही अच्छा है। इसके बाद हम आते हैं जिसका इंतजार सब लोग को रहता है, एरिया कोऑर्डिनेटर पद का। एरिया कोऑर्डिनेटर बहुत ही जीविका का सूत्रधार होता है। CC, AC, BPM ये 3 मस्ट पद होते हैं। देखिए एरिया कोऑर्डिनेटर का वेतन अभी नया बहाली होगा, उसके अनुसार 22,662 है। अन्य लाभ को छोड़कर इनको भी अन्य लाभ मिलते हैं, जैसे FLTA मिलता है, 4500 रुपये मिलता है वो है, और बहुत तरह के अभी अन्य लाभ मिलते हैं। सब लेकर के वेतन वहीं 45-50 के करीब में इनका जाता है। इसके लिए 374 पद हैं और इसमें भी काफ़ी आरक्षण है। सामान्य जाति के लिए 165 है, EWS के लिए 38 है, EBC के लिए 68 तथा BC के लिए 31 सीट है तथा SC ST के लिए 64 और 3 सीट है। और इसमें भी जो आरक्षण का लाभ है ना, सभी जातियों को मिलेगा, सभी महिलाओं को मिलेगा, सभी सीट पर। दिव्यांगजन में भी देखेंगे तो अच्छा खासा इसमें आरक्षण है। स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोतों के लिए 7 गो सीट इसमें आरक्षित है। चलिए इसके बाद इसकी पात्रता देख लेते हैं, इसको कौन कौन से अप्लाई कर सकता है। इसका पात्रता देखते हैं। इसमें किसी भी मतलब कह रहा है किसी भी संस्थान से ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए। इसका मुख्य काम क्या होता है, तो इसी का मुख्य काम होता है ना, जितना भी पंचायत होता है, आजकल लगभग जीविका से सभी लोग जुड़े हुए हैं, तो एरिया कोऑर्डिनेटर के मुख्य रूप से कार्यों को तो देख रहे हैं। वहीं ब्लॉक स्तर पर जितने भी, फील्ड स्तर पर जितने भी गतिविधियाँ हो रही है, सबके साथ कोऑर्डिनेशन बनाना तथा ब्लॉक में नोडल अधिकारी के रूप में काम करते हैं ये, तथा माइक्रो प्लानिंग सूक्ष्म योजना तैयार करते हैं तथा बैंक लिंकेज महिलाएँ जो होती है
उनको बैंकों से जुड़ाव का काम इनका करना रहता है। तथा SHGVO CLF का निर्माण करना होता है। कृषि पशुपालन में भी ये काम करते हैं, सोशल डेवलपमेंट में भी काम करते हैं, ठीक है ना। तो फील्ड लेवल पर सभी प्रकार के कैडरों का एक साथ समन्वय करना, लक्ष्यों की प्राप्ति करना, CC के साथ कोऑर्डिनेशन मिलकर करना इनका मुख्य काम होता है, ठीक है ना। और अकाउंटेंट इसके बाद हम अकाउंटेंट के बारे में देखेंगे। जो जीविका में अकाउंटेंट होते हैं उनका भी बहुत एक आकर्षक पद माना जाता है, जो कि AC के बराबर इनका अन्य पद है। इनका मूल्य वेतन है 22,662, अन्य भत्ता को छोड़ करके, अन्य जितना बहुत सारा लाभ मिलता है इन लोगों को, जो इसको छोड़ करके ये मूल्य वेतन है इन लोग इनका है। अकाउंटेंट का वैकेंसी है 167, और इनमें भी सामान्य जाति के लिए 53 सीट है, EBC के लिए 16, BC के लिए 17, तथा बैकलॉग पिछली रिक्तियाँ भी इसमें कुछ जोड़ी गई हैं। तथा जितने भी थी है क्या बोलते हैं कि जितने भी सीट है सभी में महिलाओं का स्पेशल आरक्षण इसमें भी है। तथा स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोते के लिए अकाउंटेंट के पद के लिए मात्र 3 सीट खाली हैं। और अकाउंटेंट के लिए क्या आपका योग्यता है इसको हम देख लेंगे। इसमें भी है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी से आपको स्नातक कॉमर्स का डिग्री होना चाहिए। इसका मुख्य काम है, इसका मुख्य काम हम देखेंगे। इसका मुख्य कार्य है वहीं DPCU लेवल यानी डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट इकाई या BPI लेवल में जो पुस्तकों का संधारण करना है, जैसे अकाउंटेंसी है, बुक कीपिंग का काम है, उन करना है। जैसे BPI में भी दे सकता है और DPCU जिला स्तर में भी दे सकता है। सभी वित्तीय नियमावलियों को अपडेट करना रहता है। तथा ब्लॉक के कर्मचारियों के सचिवीय सहायता प्रदान, सेक्रेटरीट असिस्टेंट का काम करते हैं। क्या क्या मतलब बिल पास हुआ उसको करना है और क्या क्या नहीं करना है, सारे बिलों को चेक करना है। बहुत सारा तरह से ब्लॉक स्तर पर योजनाएं आती हैं, उनको कैसे किस मद में कितना खर्च करना है, कितना किसको देना है, ये सारी चीज़ों की जिम्मेदारी इनको रहती है। और इनका बहुत ही आकर्षक पद, ऑफिशियल, पूर्ण रूप से ऑफिशियल इनका है, ऑफिस में बैठ के काम करना रहता है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं 5वां पद जो है ऑफिस असिस्टेंट का है। जो ऑफिस असिस्टेंट का जो पद है उसका वेतन है वहीं जो अभी नया में बहाली जिनका होगा 15,990 रुपया से शुरुआत होगा। और अन्य लाभ को छोड़कर अन्य लाभ अगर मिला दिया जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और इनका पद है 187, तथा इसमें भी 73 पद है, 18 EBC 28, 21 तथा अन्य पद है। आप लोग इसको देख लेंगे, हम शेयर कर देंगे। उसके बाद में पिछली रिक्ति भी इसमें जोड़ी गई है, इतना है। महिला आरक्षण भी इसमें काफ़ी अच्छा खासा है, सभी सीटों पर महिला आरक्षण है। तथा दिव्यांगजनों के लिए भी सीट है, स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोतों के लिए 4 सीट आरक्षित है। चलिए इसमें इसका डिग्री क्या होता है, इसका डिग्री इसमें किसी भी मतलब विश्वविद्यालय से या यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा जुड़ा है इस बार, हिंदी और अंग्रेजी में कंप्यूटर टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए आपको असिस्टेंट के पद के लिए, ठीक है ना। तो BPM इसका मुख्य काम होता है ना, इनका मुख्य काम होता है ना ऑफिस असिस्टेंट का, मैं बता रहा हूँ। जो BPM होता है ना, BPM ब्लॉक परियोजना प्रबंधक, उनके सचिवीय सहायता प्रदान करते हैं। संचार, टेली कार्यालय, रिकॉर्ड बुक, डिस्पैच, परियोजना की जानकारी संकलन में संबंधित कार्यों की जिम्मेदारी इनको होती है। तथा कार्यक्रम, क्रमिक और प्रशासनिक रिकॉर्ड का संधारण करते हैं। तथा इनकी नियुक्ति BPI, DPCU तथा SPMU लेवल तक होती है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम देखते हैं जिस पद के लिए सभी लोगों का इंतजार रहता है कम्युनिटी लेवल में, सामुदायिक समन्वय, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर। इनका ऑफिस असिस्टेंट के पद के बराबर ही सैलरी दी हुई है न्यू में। वहीं न्यू में इनका दिख रहा है 15,990 की नए वेतन पॉलिसी का। अन्य लाभ को छोड़ मिला दिया जाता है, ज़्यादा हो जाएंगे इसको, पुराने लोगों को तो ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन इस बार इनका पद टोटल आया हुआ है, टोटल 1177 पद के लिए वैकेंसी आई हुई है। जिसमें सामान्य श्रेणी के लिए 508, EWS के लिए 118, EBC के लिए 211, BC के लिए 121, EW उसके बाद में SC ST के लिए भी अच्छा खासा सीट है। इसमें भी सभी सीटों को महिलाओं का आरक्षण है, दिव्यांगजनों का भी है आरक्षण। तथा स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोते के लिए 23 सीट आरक्षित है अलग से। इसका मुख्य पात्रता क्या है, इसका पात्रता है किसी भी पुरुष के लिए किसी भी विषय में आपको स्नातक डिग्री होनी चाहिए, मैंने ग्रेजुएशन होना चाहिए। तथा महिलाओं के लिए इस बार इसमें किया है इंटरमीडिएट कर दिया है। पिछले बार मैट्रिक था लेकिन इंटरमीडिएट कर दिया। किसी भी संस्था से आपको विश्वविद्यालय से मैट्रिक या उससे ऊपर की डिग्री होनी चाहिए आपको। और इसका मुख्य उत्तरदायित्व तो इनका क्या होता है, वहीं जो एरिया कोऑर्डिनेटर का मुख्य जिम्मेवारी है उसी का वैसे ही सेम इनका भी है। 6 से 7 गाँव दी जाती है और इनके मतलब परिवारों की पहचान करना है, उन SHG फॉर्मेशन करना है और प्रशिक्षण देना है, कम्युनिटी का संचालन करना है, माइक्रो प्लानिंग तैयार करना है। और उसके बाद में CIF के ऋण, ICF के ऋण, RF के ऋण सभी को वितरित करना है। चलिए इसके बाद में हम देखेंगे एक और पद इस बार सृजित किया है इसमें, ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव। ये बहुत ही अच्छा पद है जो कि एरिया कोऑर्डिनेटर के इक्विवेलेंट है। इनका भी वेतन नया में जो बहाली होगा 22,662, अन्य लाभ को छोड़ दिया जाए तो, और 534 को इनका सीट है। इनका भी अच्छा खासा सीट है। और स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोतों के लिए 10 को सीट अलग से आरक्षण है। महिलाओं को स्पेशल आरक्षण इसमें भी है। और इसकी योग्यता देखते हैं तो इनकी योग्यता में कुछ बदलाव हुआ है, या इनकी योग्यता में हमेशा यहाँ पे दिख रहा है टेक्निकल डिग्री मांग रहा है। जैसे BTech से कंप्यूटर होना चाहिए, BC IT BSc होना चाहिए, PGDCA होना चाहिए, कोई भी UGC AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान में विश्वविद्यालयों के द्वारा होना चाहिए। और साथ में साथ इनको एक चीज़ और करनी है, हिंदी और अंग्रेजी में कंप्यूटर टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है ना। और इनका मुख्य कार्य क्या है, इनका मुख्य कार्य है परियोजना के MIS तथा मोबाइल बेस्ड जितना डिजिटल का काम होता है ना सबको संचालित करना। ब्लॉक टीम को समय समय पर IT MIS डैशबोर्ड और डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रशिक्षण देना इनका मुख्य काम होता है। डैशबोर्ड से डेटा निकालकर आवश्यकता अनुसार रिपोर्टिंग करना, ठीक है ना। उसका फील्ड भ्रमण कर सुनिश्चित करना कि आप मॉड्यूल डिजिटल एंट्री हो रही है कि नहीं, यानी जीविका में जितना भी डिजिटल मतलब काम हो गए हैं, ऐप बेस्ड काम हो गए हैं, उसी ऐप के लिए जिसको दिक्कत होती है हमेशा MIS को बताना पड़ता है, स्टाफ लोग को बताना पड़ता है। इसके लिए स्पेशल स्टाफ का चुनाव किया गया है। ये बहुत ही अच्छा चीज़ है, इससे कामों में काफ़ी आसानी मिलेगी और प्रबंधन सौंपेगा, अन्य समय समय पर कार्य आगे बढ़ेंगे। अब हम जरा इनके चयन प्रक्रिया का हम देख लेते हैं। जो IT एग्जीक्यूटिव होंगे उनके चयन प्रक्रिया
भी काफ़ी मतलब थोड़ा सा देखा जाए तो सीबीटी टेस्ट होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड कंप्यूटर पर टेस्ट होगा, जो इनको कुछ प्रश्न भी दिए जाएंगे जो कि एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, और किस किस विषय से कितना प्रश्न आएंगे उसको भी हम देख लेते हैं। ये हम केवल बता रहे हैं एमआईएस एग्जीक्यूटिव, आईटी एग्जीक्यूटिव के लिए। देखिए इसमें है अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, जो जीके जीएस होता है, उसमें से 3 क्वेश्चन रहेंगे 1-1 नंबर का। सरकारी प्रमुख सरकारी योजनाएं 3 क्वेश्चन रहेंगे 1-1 नंबर का। आधुनिक भारत का इतिहास, जैसे आधुनिक भारत का इतिहास गांधी युग से लेकर के अभी तक जो भी है आधुनिक भारत का इतिहास बोलते हैं, इसमें भी 3 क्वेश्चन रहेंगे 1-1 नंबर का। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जितने देश स्तर पर विदेश स्तर पर संगठन है उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, 3 क्वेश्चन आएंगे 1-1 नंबर का। विज्ञान प्रौद्योगिकी से 3 क्वेश्चन आएंगे 1-1 नंबर का। खेलकूद से आएंगे 2 क्वेश्चन 1-1 नंबर का। विश्लेषणात्मक तक यानी रीजनिंग से 3 क्वेश्चन आएंगे 1-1 नंबर का। और मैथ से 3 क्वेश्चन आएंगे जो 1-1 नंबर के होंगे। और पाई चार्ट, विभिन्न शब्द चुनना, इसमें से भी 3 क्वेश्चन आएंगे 1-1 नंबर के होंगे। उसके बाद में डाटा इंटरप्रेशन, जो पाई चार्ट होता है, डायग्राम होता है, उसमें भी 3 क्वेश्चन आएंगे 1-1 नंबर का होता है। गणितीय दक्षता, जिसमें मैथ का कुछ क्वेश्चन रहेगा, प्रतिशत अनुपात औसत लाभ हानि से 9 क्वेश्चन रहेगा 1-1 मिनट का। मिलान करने वाला वह कुछ 2 क्वेश्चन रहेगा 1-1 मिनट का। तथा सब्जेक्टिव नॉलेज होना चाहिए 20 नंबर का, 20 नंबर का होगा, 20 को क्वेश्चन होगा 1-1 नंबर का। कंप्यूटर दक्षता यानी कंप्यूटर से 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा 1-1 नंबर का। इस तरह से कुल आपको 70 क्वेश्चन रहेंगे, 70 मार्क्स का होंगे। ये किसके लिए है? आई टी सहायक के लिए, आई टी सहायक के लिए, ठीक है ना, 70। इसके बाद इसको हम देखेंगे तो इसमें समय रहेगा, आईटी सहायक का जो एग्जाम होगा इतना बेस इसका होगा, इसमें समय रहेगा लगभग 80 मिनट, 80 मिनट का समय रहेगा और 70 क्वेश्चन रहेंगे, याद कर लें, 70 क्वेश्चन और 80 मिनट का समय आईटी सहायक के लिए बोल रहे हैं। ईआर इसमें, और न्यूनतम उत्तीर्णांक है सीबीटी के लिए, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा ना, ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके लिए इसमें कितना % अंक लाना अनिवार्य है। तो जनरल के लिए 50%, ईडब्ल्यूएस के लिए 45% तथा एससी एसटी के लिए 40%। इतना आप लाइएगा तो आपका मतलब पास माना जाएगा। तो ये आपको मिनिमम कटअप मार्क हो गया। मैक्सिमम, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन एग्जाम है इसलिए मैक्सिमम पर हमेशा बात होगी। मान लीजिए कि हाईएस्ट कटअप है उसी पर हम बात होगी, ये केवल जो है ये पास करने के लिए है। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा और है, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है लेकिन आप लोग को काफ़ी कारगर होगा। इसके बाद हम देखेंगे जो आईटी से सहायक होंगे ना, उनको सीबीटी एग्जाम होगा तो उसमें प्रश्न आएंगे कुछ, और नहीं आईटी सहायक का हो गया, हम अभी ऑफिस असिस्टेंट का बोलेंगे। 2 ही एक ऐसा पोस्ट है जो आईटी सहायक और ऑफिस असिस्टेंट का, जिनको अलग से एग्जाम देना पड़ेगा, अलग से कंप्यूटर टेस्ट देना पड़ेगा। तो ऑफिस असिस्टेंट के लिए कुछ क्वेश्चन है, जैसे इनको 60 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर का, और उसमें 70 क्वेश्चन आएंगे 70 नंबर का। तो ऑफिस असिस्टेंट के लिए कुछ यहाँ पे विषय दिया हुआ है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन से 2 क्वेश्चन रहेंगे 1-1 नंबर का। विज्ञान प्रौद्योगिकी से 3 क्वेश्चन आएंगे 1-1 नंबर का। खेलकूद से 2 क्वेश्चन आएंगे 1-1 नंबर का। विश्लेषणात्मक तर्क 3 क्वेश्चन आएंगे 1-1 नंबर का। गणितीय तर्क 3 क्वेश्चन आएंगे 1-1 नंबर का। वर्गीकरण 3 क्वेश्चन आएंगे 1-1 नंबर का। आंकड़ों की व्याख्या 3 क्वेश्चन आएंगे 1-1 नंबर का। गणितीय दक्षता यानी मैथ में 9 क्वेश्चन आएंगे 1-1 नंबर का। मिलान अवधारणाएं, इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे 1-1 नंबर का। विषय विशेष ज्ञान 20 क्वेश्चन आएंगे 1-1 नंबर का। कंप्यूटर दक्षता 10 क्वेश्चन आएंगे 1-1 नंबर का। इस तरह से कुल 60 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर का। किसके लिए? तो ऑफिस असिस्टेंट के लिए। इनकी भी टाइमिंग वहीं रहेगी, एग्जाम का टाइमिंग इनकी रहेगी 70 मिनट रहेगी। तो और इनको भी टाइपिंग टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। पहले नहीं होता था लेकिन इस बार जो है ना टाइपिंग टेस्ट कर दिया है, टाइपिंग टेस्ट इस बार कर दिया है, इसलिए इनको टाइपिंग टेस्ट गुजरना पड़ेगा। इन दोनों पद के लिए टाइपिंग टेस्ट देना होगा, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से, ओए तथा आईटी के लिए है। टाइपिंग टेस्ट में क्या होगा भाई? मॉक टाइपिंग हिंदी शब्द होंगे मंगल फ्रॉन्ट 2 मिनट के लिए होंगे। वास्तविक टाइपिंग 150 शब्द हिंदी में होंगे मंगल फ्रॉन्ट 5 मिनट के लिए होंगे। मॉक टाइपिंग अंग्रेजी में 60 शब्द के लिए होंगे 2 मिनट के लिए। वास्तविक यानी इसका होंगे 200 शब्द होंगे 5 मिनट के लिए। इस तरह से कुल 450 शब्द इसमें दोनों पद के लिए 450 शब्द हिंदी टाइपिंग, जो 14 मिनट 10 सेकंड का समय लगेगा दोनों पद के लिए टाइपिंग है। तथा इसमें कुछ अशुद्धियाँ भी स्वीकार की जाएगी, कुछ जैसे इसमें अधिकतम 1.5% अशुद्धि स्वीकार कर दी जाएगी। ज़्यादा अशुद्धि होने पे आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। 1.5% की अशुद्धि स्वीकार है। तो इसमें 2 टाइप का टेस्ट हो गया, एगो हो गया कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी, और दूसरा हो गया टाइपिंग टेस्ट। तो टाइपिंग टेस्ट दोनों का वहीं टाइपिंग और सीबीटी में वहीं पास करने के लिए 50% जनरल को चाहिए, ईडब्ल्यूएस ईबीसी को 45%, एससी एसटी को 40% चाहिए, ठीक है ना। तो इस चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे, और साथ ही साथ इसके बाद जो आपको बीपीएम एसी सीसी जो भी हैं उनको भी टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। उनका हम बता देते हैं, उनका कौन सा क्या क्या एग्जाम होगा। हाँ सभी यहाँ पे लिखा हुआ है, सिलेक्शन प्रोसेस, चलिए हम सिलेक्शन प्रोसेस और लोग हम बताएंगे बीपीएम एससी का। तब तक नियम और शर्त जान लेते हैं। और नियम और शर्त है, यहाँ से हम फिर से बता रहे हैं। नियम और शर्त इसमें क्या है कि 18/8 इसका अंतिम तिथि है, वहीं अंतिम तिथि इसका है 18/8। इसके बाद से कोई आवेदन नहीं लिया जाएगा। जो उम्मीदवार पात्रता शर्त पूरी नहीं करते हैं उनको स्वीकार कर दिया जाएगा। एज है इसमें 18 वर्ष, न्यूनतम आयु 18 वर्ष है तथा अधिकतम आयु अंतिम सीमा के अनुसार है, ठीक है ना। सामान्य पुरुष के लिए 37 तथा अन्य जो जाति हैं बीसी ईबीसी सबके लिए 40 साल तक। सामान्य के लिए 37 और अन्य के लिए 40 साल तथा बीसी ईबीसी के लिए 40 वर्ष, एससी एसटी पुरुष के लिए 42 वर्ष तथा सरकारी बैंक से सेवानिवृत्त जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 61 साल,
उनके लिए 61 साल है तथा वर्तमान में जो जीविका कर्मी हैं वो वे अगर जिस पोस्ट पर हैं और अपने से आगे पोस्ट पर जाना चाहते हैं तो वे उनके लिए 55 वर्ष तक का उम्र निर्धारित है, 55 साल तक की आयु के हैं, फिर भी भर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे जो आरक्षण की सुविधा केवल बिहार के नागरिकों को दी जाएगी, जैसे यूपी, झारखंड, ये सब के लोगों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। और बिहार की अधिसूचना के अनुसार महिलाओं को इसमें 35% आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जो कि हम पहले बोले हैं 35% आरक्षण महिलाओं की है इसमें। इसके बाद में सेवानिवृत्त कर्मियों जो कि 10/7/2015 से और अनुसार तय कर्मियों का वेतन, सेवानिवृत्त जो कर्मी हैं उनका वेतन इसी समय सीमा के अंदर तय होगा। चलिए, इसके बाद कह रहा है कि अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि अंतिम तिथि का इंतजार न करें, सही समय पर इसको फॉर्म भर लें। इसके बाद कह रहा है कि सही समय पर फॉर्म भर लें। और कहाँ गया भाई, हाँ फिर ऊपर चला गया, थोड़ा सा 1 मिनट वेट करेंगे। हाँ ये है, सही समय पर भर लें। आवेदन पत्र में सभी जानकारी सही होनी चाहिए। अगर यह पाया जाता है कि आप गलत डिटेल दे के आप कर रहे हैं तो आपकी पात्रता समाप्त की जा सकती है। एक पद के लिए एक ही आवेदन तय है। केवल वहीं दिव्यांग उम्मीदवार सीबीटी में अनुमति के पात्र होंगे जो बिल्कुल बीआरएलपीएस के जो नियम है उसके अनुसार हैं। सभी पदों में क्षेत्र भ्रमण, जितने भी पद हैं सब फील्ड लेवल का जॉब है। कोई अगर चाहे कि ऑफिस में हम बैठे तो संभव नहीं है। अंतिम आवेदन के बाद कैटेगरी चेंज की अनुमति नहीं दी जा सकती है। बाकी सब चीज़ में थोड़ा बहुत सुधार हो सकता है। बीआरएलपीएस को हार्ड कॉपी प्रमाण पत्र भेजने की आवश्यकता नहीं है, केवल ऑनलाइन ही भरा जाएगा। इसके बाद अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में 3 रंगीन फोटो तथा प्रमाण पत्र की प्रतियां साक्षात्कार दस्तावेज यानी दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना है, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 3 रंगीन फोटो ये सब करना है। इसके बाद कह रहा है कि अंतिम आवेदन के बाद कोई बदलाव संभव नहीं होगा। एक बार आप जो फॉर्म भर दिए वहीं रहेगा। जाति प्रमाण पत्र केवल बिहार के आरक्षित जो SC/ST कैटेगरी के हैं, BC उन्हीं लोग का है तथा दिव्यांग जन है उन्हीं को। नॉन क्रीमी लेयर भी अनिवार्य है लाना। अगर OBC से कोई भरता है तो क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर लगाना होगा। परीक्षा में सम्मिलित होना नियुक्ति की गारंटी नहीं है। पात्रता की अंतिम पुष्टि दस्तावेज सत्यापन पर होगी। अगर कोई परीक्षा में पास हो जाता है तो उसको ये नहीं समझेगा कि हम बिल्कुल पास हो गए। जब तक फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं आ जाता तब तक उसको वेट करना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं बीआरएलपीएस की वेबसाइट पर डाली गई यह सूचना RTI के तहत नहीं दी जाएगी। ये जो सूचना है इसको RTI के तहत नहीं दी जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे स्वयं डाउनलोड करें और अपना फॉर्म भरें। उसके बाद भर्ती की प्रक्रिया कर रहा है कि भर्ती की 1 मिनट फिर से ऊपर हो गया। यहाँ पे हम लोग थे। अगर पाया जाता है कि उम्मीदवार को सभी पदों के लिए फील्ड भ्रमण है, अंतिम के बाद कोई नहीं होगा, RTI नहीं करना है। गलत जानकारी देने पर उम्मीदवार को भविष्य की भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। गलत जानकारी कोई नहीं देना है। किसी भी भर्ती के किसी भी चरण में यह पाया गया कि अभ्यर्थी अयोग्य है तो वहाँ से भी उसको निकाला जा सकता है, ज्वाइनिंग के बाद भी। इसके बाद है एडमिट कार्ड जारी होना पात्रता शुद्धि नहीं है। CBT में मेरिट सूची में आने, यानी एडमिट कार्ड अगर जारी हो जाता है तो आपको ये नहीं मान लेना है कि मेरा नौकरी हो गया है जब तक आप फाइनल सिलेक्शन नहीं ले लेते हैं। इसके बाद है कि CBT यदि 1 से अधिक शिफ्ट में हो तो क्या करें, तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया, यदि CBT यदि ज़्यादा संख्या में लोग भरते हैं तो एक ही एग्जाम को 1 से ज़्यादा शिफ्ट में लिया जाता है तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया उपलब्ध है। 2 उम्मीदवारों के अंक समान होने पर उनके जन्म तिथि के आधार पर लिया वरीयता दी जाएगी। रिक्तियों की संख्या बिना पूर्व सूचना के घटाई बढ़ाई जा सकती है। रिक्ति की संख्या जो है इसको घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। उसके बाद है उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि सूचना केवल BRLPS की वेबसाइट पर देखें, बाकी अन्य यूट्यूब के पर या अन्य जगह देखना गलत है। गलत आप लोगों को सूचना दिया जा सकता है। आरक्षण बिहार सरकार के नवीन नीति के अनुसार लागू होगा, जो कि हम पहले बता दिए। इसके बाद में है BRLPS को किसी भी समय भर्ती प्रक्रिया रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है। अगर देखेगा कि यह गलत हो रहा है तो रद्द भी कर सकता है। उसके बाद है कि उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। अगर बाद में कोई दावा ठोकते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं इतना स्कोर किया, तो नहीं किया जाएगा वैसा। वेतन का निर्धारण केवल चयनित पद के अनुसार होगा। अनुभव आधारित कोई वेतन वृद्धि नहीं होगी, ठीक है ना। चयन के आधार पर मासिक वेतन में मूल वेतन, HRA, परियोजना भत्ता, EPF शामिल होगा। ये सभी आपको यहाँ पे सुविधा मिल रही है। अतिरिक्त लाभ देखिए इसमें क्या क्या है। जीविका एम्प्लॉय को जो मिलता है, 2 बच्चे को शिक्षा भत्ता मिलता है पढ़ाने के लिए। वार्षिक वेतन वृद्धि आपको प्रत्येक साल 5% देखने को मिलती है। और उसके बाद में आधिकारिक बोनस जो है वार्षिक वेतन का अधिकतम 30% हो जाता है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे बीमा, दुर्घटना, स्वास्थ्य बीमा, लैपटॉप भत्ता, कुछ पद हैं जो जिनको मिलता है, मिलेगा। इसके बाद है अनुबंध, 60 वर्ष की आयु तक मान्य होगा। सेवानिवृत्त माने जो रिटायर अधिकारियों के लिए यह सीमा 65 वर्ष है, ठीक है ना। 60 साल तक यही अनुभव मिलेगा, ठीक है। इसके बाद है जिनका BRLPS से अनुशंसात्मक कारणों से निष्कासन हुआ है वे आवेदन नहीं करें। मतलब जिनको किसी भी कारण से जीविका ने निकाल दिया है, टर्मिनेट कर दिया है, वो आवेदन नहीं करें, नहीं तो उनको फिर से बाहर कर दिया जाएगा। चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले कार्यभार के लिए कोई TADA नहीं होगा। यानी चयन प्रक्रिया के लिए आप एग्जाम देने जाते हैं तो आप किसी प्रकार के TADA आपको नहीं मिलेगा। प्रोफेशन पीरियड 3 से 6 महीने का होगा। प्रोफेशन पीरियड समझ लीजिए कि आपका नौकरी लग गई, ज्वाइनिंग कर लिया, अगर 3 से 6 महीना अच्छा से बिता लेते हैं तो आपकी नौकरी पक्की। अगर उसमें कोई गड़बड़ी होती है तो भी आपका नौकरी जाने का डर रहेगा। इसके बाद देखेंगे
भर्ती से संबंधित रिकॉर्ड अंतिम परिणाम के 6 महीने बाद तक सुरक्षित रखा जाएगा। ठीक है ना, कोई भी है उसको 6 महीने बाद तक सुरक्षित। आवेदन शुल्क देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 800 रुपया। EOR EWS BC EBC के लिए 800 और तथा SC ST के लिए 500 है। ठीक है ना, सिर्फ बिहार निवासियों के लिए लागू ऑनलाइन भुगतान निवास सिर्फ बिहार के लिए है, यानी SC ST के लिए 500, बाकी के लिए 800। टाइपिंग टेस्ट सहित न्यूनतम कटऑफ अंक जो हम बताए थे, टाइपिंग टेस्ट सहित न्यूनतम वही 50% और जनरल के लिए 45%, EW SC ST के लिए 40%। इसके बाद आपको कुछ और गाइडलाइन दिया हुआ है आवेदन की प्रक्रिया। आवेदन इसमें 30 जुलाई 2025 से चालू हो जाएगा। 30 जुलाई 2000 से लिंक या जो लिंक दिया हुआ है ना, इसी लिंक पर आप भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि 30 जुलाई 2025, अंतिम तिथि 18 अगस्त है। महत्वपूर्ण सूचना में कुछ दी गई है चीज़ें, इसको देख लेते हैं। या केवल ऑनलाइन माध्यम से इसको भर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया समाप्त के बाद किसी प्रकार का कोई चीज़ मान्य नहीं होगा। आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी भेजने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वेबसाइट पर दी गई सूचना का ध्यानपूर्वक करें। उसके बाद अस्वीकार, क्या क्या डिस्क्लेमर है इसमें ये भी देख लेंगे। केवल एलिजिबिलिटी होने से नौकरी की गारंटी नहीं मिलती है, आपको पूरा 100% अपनी योग्यता दिखानी पड़ेगी जब तक ज्वाइनिंग नहीं मिलता है। नियुक्ति पूरी तरह चयन प्रक्रिया में मार्गदर्शन और दस्तावेज सत्यापन पर निर्भर करती है। 100% आपका डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद आपको नियुक्ति मिलेगी। इसके बाद में कह रहा है कि BRLPS द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव रद्द करने का अधिकार उसके पास है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। इसके बाद अगर आपका अनुचित व्यवहार देख लिया गया, माना गया, तो आपकी अयोग्यता, आपकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। इस तरह से यहाँ पे प्राधिकृत मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी का हस्ताक्षर है। चलिए इसको हम लोग देख लिए और इस तरह से आप लोग इस आवेदन को भरिए, जो कि सारी चीज़ हम डिटेल्स बता दिए हैं। और इसको टोटल आराम से भरना है, किस किस पद का क्या है, आराम से, किसी प्रकार की गलती नहीं हो, क्योंकि किसी प्रकार की गलती को यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया गया। अगर नहीं जानकारी है तो आपने बढ़िया से सोच समझ लें, उसके बाद में भरें। ठीक है ना। इसके बाद हम थोड़ा सा एक और वीडियो बनाएंगे जो स्पेशली किस विषय से कौन कौन क्वेश्चन आएंगे। हालांकि इसमें भी दिया हुआ है जो कार्यालय सहायक और IT असिस्टेंट के लिए है ना, उनको 60 क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा। 60 क्वेश्चन इसी में से आएंगे जो विषय दिया हुआ है। और इसके साथ साथ 70 मिनट का टाइम रहेगा। और इसके बाद में हम देखेंगे जो BPM और अन्य एग्जाम है जो ACCC जो है उनके लिए भी कुछ है। उनके लिए आपको अलग से है एक CBT टेस्ट होंगे, जिसमें आपको इतना सारा क्वेश्चन रहेगा, इतना सारा विषय से, यानी 70 क्वेश्चन 70 मार्क्स टोटल। आपको 80 मिनट का समय रहेगा। ठीक है ना। और यहाँ पे सामान्य जाति के लिए ही है, तो वीडियो काफ़ी लंबा होगा, तो कृपया करके आप इस वीडियो लंबा होने से मतलब नहीं है, कृपया करके एक एक चीज़ को देखें और विस्तार से समझें ताकि बात पूरी समझ में आ जाए। और ये सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाली गई है, डिस्क्रिप्शन में जा करके इसको स्पष्ट रूप से देख लें, डाउनलोड कर लें, जो कि स्पष्ट रूप से हिंदी में लिखा हुआ है, तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।